नमस्कार दोस्तों। ऑपरेशन सिंदूर अपने दूसरे सेकंड थर्ड कौन से फेज में ये पता नहीं, लेकिन शुरू हो गया और एक तरह से भारत और पाकिस्तान में युद्ध आरंभ हो चुका है। एक्चुअली इसको कहा क्या कहाँ हो रहा है, कहाँ पर पाकिस्तान ने भारत के एयर बेसिस को अटैक करने की कोशिश की, जम्मू को की, अमृतसर को की, और किस तरह की ये बातें हो रही है, ये सब तो इस पे मैं डिस्कशन नहीं करूंगा। ये तो बहुत सारे जो विशेषज्ञ हैं, जो कि सामरिक विषयों के विशेषज्ञ हैं, जो रक्षा विशेषज्ञ हैं, जो सैन्य मामलों के विशेषज्ञ हैं, या बहुत लंबा अनुभव लेके पत्रकारिता में विश्लेषण का अनुभव रखते हैं, उन लोगों के से विभिन्न यूट्यूब चैनल से आपको इसके बारे में बात चल ही रही होगी। मैं बात करूंगा नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की। लेकिन इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, आपसे अनुरोध है कि मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, और यदि आपने सब्सक्राइब कर दिया तो बेल आइकन अवश्य दबाएं। तो नरेंद्र मोदी कि ये आज की या कल की प्लानिंग नहीं है। ये नहीं है कि पहले 15 दिन पहले पहलगाम पर 27 या 26 आदमियों की नृशंस हत्या कर दी गई आतंकवादियों ने, और जो कि सीधे सीधे पाकिस्तान का से जिनका कनेक्शन रहा होगा, ऐसा माना जाता है, क्योंकि पहले भी इतिहास बताता है कि पाकिस्तान ही इसमें कर रहा है, और पाकिस्तान को राष्ट्र टेररिस्ट का पनाहगाह कहा जाता है। तो खैर, ये बात नहीं है। नरेंद्र मोदी जब 2014 में प्रधानमंत्री बने थे, तो तब से या उसके पहले से ही, जब वो प्रधानमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तभी 26/11 के अटैक के बाद उनका एक जो वीडियो था वो काफी फैला था कि वो बदला लेना चाहते थे। तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में उसी समय से ये था कि किसी न किसी तरह पाकिस्तान रोग स्टेट को एक सबक सिखाना है। तो उनकी प्लानिंग वहीं से शुरू हो गई थी, और जब 2014 में वो प्रधानमंत्री बन गए, तो उन्होंने विदेशों में अपने संबंध सुधारने की कोशिश की, और अपने पक्ष में विदेशों को विदेशी नेताओं को और विदेशी सरकारों को अपने पक्ष में, भारत के पक्ष में, भारत का पक्ष बताया, और भारत के पक्ष में करने का प्रयास चालू किया। और ये प्रयास में वो 150 से ज्यादा देशों के का विजिट किया, उनके राष्ट्राध्यक्षों से मिले, उनसे एक रेपो बनाई। तो जैसे कि बहुत लोग कहते हैं कि मोदी मेरा मित्र है। तो वो प्रोसेस वहां से ही चालू हो गया था, और लोग जो एंटी मोदी थे या जो कांग्रेस वाले थे, वो लोग उनको प्रधानमंत्री को हमेशा फ्लाइट मोड में कहने वाले थे। तो जो फ्लाइट मोड का जो प्रधानमंत्री था, उसका जो नतीजा है वो आज आप देख रहे हैं कि उसका परिणाम क्या निकला। उन्होंने अमेरिका, रूस, यूरोप के कई देशों, खाड़ी के कई देशों, यानी कई तो मुस्लिम देशों से भी उन्होंने एक तरह से संपर्क बना, और वो आज सब भारत के साथ में खड़े हैं। तो ये असर होता है फ्लाइट मोड के प्राइम मिनिस्टर का। और जो आप जानते हैं, इससे पहले जो प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, जिनको साइलेंट मोड में कहा जाता है, और जो साइलेंट रहे 26/11 के अटैक के बाद भी, और उसके पहले भी अक्षरधाम और दिल्ली, अजमेर दरगाह, कई जगह पे जो आतंकवादी हमले थे, उनको किसी तरह उनकी सरकार, जो कि सोनिया गांधी द्वारा गाइडेड थी, उन्होंने उसको भगवा आतंकवाद की तरफ डाइवर्ट करने की कोशिश किया, और उन्होंने कोई तैयारी नहीं की पाकिस्तान से बदला लेने की। ये तो भारत रत्न तुकाराम ओम्बे का शुक्र मानिए कि उन्होंने ख्वाजा कसाब को जिंदा पकड़ लिया, नहीं तो फिर इसे भी भगवा आतंकवाद का ही रंग दे दिया जाता। तो मोदी जी की ये पूरी कोशिश थी तब से। और ये तो निश्चित है कि ये इसको ट्रिगर किया है केवल पहलगांव में 26 आदमियों के, 26 भारतीयों के नशन सत्या ने। लेकिन ये होना तो था, आज नहीं तो कल होता, और ये निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी की तीसरी टर्म में होता, जब पाकिस्तान और दूसरे देश उनको थोड़ा कमजोर प्राइम मिनिस्टर समझ रहे थे, क्योंकि उनकी सीटें घट के 240 रह गई थी, और बीजेपी को बहुमत नहीं था लोकसभा में। वो किसी तरह से दो मुख्य दलों की, लोग पैसा की कहते हैं लेकिन ऐसा है नहीं, पुनः समर्थन। तो ये लॉन्ग इतिहास था, और मोदी जी की प्लानिंग, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, इसका यदि आपको ज्यादा डिटेल, तो आज सुबह ही प्रदीप सिंह जी ने आपके अखबार में, आपका अखबार नाम जो उनका चैनल है, उसमें बहुत डिटेल में इसके बारे में अच्छा विश्लेषण किया है, वो देखिएगा आप। तो ये तो था प्लानिंग का। अगर पहलगाम नहीं होता तो भी ये तो होता। अब बात करते हैं कि इस लड़ाई में जो है, आपको बहुत तरह की खबरें मिलती रहेंगी कि जम्मू पे अटैक हो गया, अमृतसर पे अटैक हो गया, कई जगह अटैक हो गया। तो इसमें कितनी सत्यता होगी और कितना ये असत्य झूठ, ये तो कहना मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से जबरदस्त प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है। और आज तो जो काफी कम्युनिकेशन हर घर तक पहुंच जाता है फोन के जरिए। लेकिन मैं आपको बताऊं, 1971 के युद्ध में, मुझे याद नहीं ठीक से 71 का युद्ध था क्या 1965 का युद्ध था, तो पाकिस्तान का रेडियो, हम अजमेर में रहते थे और पाकिस्तान रेडियो किसी तरह कनेक्ट हो जाता था। तो
पाकिस्तान के जो न्यूज न्यूज कास्टर थे वो एक समाचार दे रहे थे कि उनकी सेनाएं जयपुर राजस्थान तक पहुंच गई है, राजस्थान की राजधानी पर कब्जा कर लिया और वो किशनगढ़ की तरफ बढ़ रही है, और आज शाम तक किशनगढ़ पे भी कब्जा कर लेगा। और कल, किशनगढ़ से अजमेर 30 किलोमीटर दूर है, कल वहां पर जाकर वो नमाज, कल की नमाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में जाके पढ़ेंगे। तो इस तरह का उस समय जब ये फैलाने की कोशिश की जाती थी, तो आज तक तो टेक्नोलॉजी बहुत है, और वो तो इसमें तो आपको जो भी आप विश्वास करना चाहे तो दो महिला सैन्य अधिकारियों की बात पर ही आपको विश्वास करना चाहिए, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह की बात पर। तो बाकी सब कहानियां चलती रहेंगी। जो मुख्य मीडिया है उसको भी बहुत सारा कंटेंट मिलेगा, और जो यूट्यूबर्स हैं, जो सोशल मीडिया, इस पे भी काफी कंटेंट रहेगा। तो इस पे आपको ज्यादा विश्वास या डरने की बात नहीं है। मोदी जी पे भरोसा रखिए, हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस है उन पे भरोसा रखिए, वो देश को कुछ नहीं होने देंगे। तो ये तो एक बात है, लेकिन लड़ाई हो रही है तो नुकसान तो भारत का भी होगा, ये मान के चलना चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि दो लोग लड़े और केवल एक ही आदमी पिटे, दूसरे आदमी को भी भले ही वो जीतता हो लेकिन चोट तो उसको भी लगती है, तो भारत को भी कहीं ना कहीं नुकसान तो होगा। तो इसकी ज्यादा आपको या हमको चिंता करने की बात नहीं है, हम प्रिपेयर्ड है कि नुकसान होगा। अब आप कभी भी कुश्ती में देख लीजिए, आजकल जैसे वो अल्टीमेट फाइट का एक आता है, उसमें पूरा सब कुछ अल्टीमेट होता है, मारने के लिए खून निकल जाता है, ये हो जाता है, टांग टूट जाती है, लेकिन जो जीतता है पिटता वो भी है। तो भारत को नुकसान होगा, तो इसमें कोई दो राय नहीं है, जरूर नुकसान होगा। जब दो लोग लड़ते हैं तो दोनों को चोट तो लगती है। अब सवाल यह है कि चोट तो लगेगी, लेकिन किस हद तक मोदी जी आगे जाएंगे, या भारत किस हद तक पाकिस्तान को नंगा करेगा या नष्ट करेगा, ये इसका निर्णय तो मेरे ख्याल से जो इसी 22 या 23 या 24 तारीख को जब भी जो मीटिंग हुई होगी कमेटी की, सेंट्रल कमेटी फॉर सिक्योरिटी, उसमें वो डिसीजन कर लिया होगा, जिसमें तीनों सेना के प्रमुख भी उपस्थित थे, राजनाथ सिंह जी भी थे, तो प्रधानमंत्री थे, तो उसमें वो डिसीजन तो कर लिया होगा। और उसके बाद प्रधानमंत्री की जैसी स्टाइल है, वो अपने काम पे लग गए, वो बिहार में एक तरह से चुनाव प्रचार करने लग गए, किसी एक वैज्ञानिक सभा को संबोधित करने लग गए, और वहाँ बीच बीच में इतने टेंशन के बीच भी वो एक तो जोक मारते थे। वहाँ बिहार में भी मारा, लेकिन बिहार में उन्होंने उस सभा से एक बार सीधा सीधा बता दिया कि हम उन्होंने अंग्रेजी में यानी सारे विश्व को कन्वे कर दिया। और ये मान के चलिए जी, मोदी जी जब कहते हैं तो वो ऐसा ही नहीं कहते हैं, वो कहते हैं तो वो होता है। वो जरूर हर चीज का इंडिकेशन देते हैं करने से पहले। अब ये आप पे है कि आप उसको किस तरह से डिकोड करते हो, और मोस्ट ऑफ द केसेस में लोग डिकोड करने के लिए फेल हो जाते हैं इसमें। इसमें मैं आपको याद दूंगा कि मैं महाभारत सीरियल था, उसमें जब कंस को मारने जाता है, कंस को जब श्री कृष्ण मारते हैं, तो उनकी जो पत्नी होती है, मेरे को नाम याद नहीं है क्या है, वो उससे कह रही थी कि तुमने ऐसा क्यों किया, मेरा क्यों सुहाग उजाड़ रहे हो। तो फिर वो बताते हैं मैंने तो आपको ये इंडिकेशन बहुत पहले ही दे दिया था। और फिर उसके बाद वो एक सीन दिखाते हैं जिसमें बाल कृष्ण, बालक अवस्था में कृष्ण उनका, शायद मेरे ख्याल से मंदोदरी नाम था, आई एम नॉट श्योर, उनका सिंदूर पहुंच रहा होता है। तो इस तरह से मोदी मोदी जी भी इंडिकेशन देते हैं, आपको डिकोड करना है कि आप कैसे करते हैं, किस एक्सटेंट पे जाएगा, सब डिसाइडेड है। और अब मोदी जी केवल उसका काम खत्म हो चुका है एक्चुअली, एज एज फार एज दिस लड़ाई इज कंसर्न ओनली। जैसा कि उनका होता है, अब वो केवल मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने सेना अध्यक्षों को, गृह मंत्री को, रक्षा मंत्री को और अपने सेक्रेटरीज को काम पे लगा दिया है, और उनका काम है, जो मॉनिटरिंग करते हैं वो उसकी रोज रिपोर्ट लेते हैं। एक बार मैंने एक मोदी जी की सभा अटेंड की थी, तो उसमें उनसे किसी ने पूछा था कि आप इस तरह किस तरह से इतने बड़े प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करवा पाते हैं, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। तो मोदी जी ने कहा था कि मैं एक बार जब प्लानिंग फाइनल हो जाती है तो उस प्लानिंग के स्टेज तक मैं उसमें इन्वॉल्व रहता हूँ। उसके बाद मेरे पास सिस्टम है, मैं उसकी मॉनिटरिंग करता हूँ, और जब तक वो पूरा एग्जीक्यूट नहीं हो जाता है उसके बाद मैं कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देता हूँ, केवल मॉनिटर करता हूँ। तो वही काम आज मोदी जी इसमें कर रहे हैं। और अब अंत में एक और जो आज तक अभी तक आपको किसी के दिमाग में नहीं आई ये बात, एक्चुअली मेरे दिमाग में आ गई है, तो ऐसा कोई, मैं अपने आप को क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि मैं ब्रिलियंट हूँ। आज डिफेंस स्टॉक के शेयर्स बढ़ गए हैं।
यानी जो डिफेंस की कंपनियां हैं, हालांकि मार्केट, स्टॉक मार्केट का सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही पिछले 2 दिन से कम हुआ है, लेकिन डिफेंस स्टॉक, जो भी डिफेंस के सामान बनाते हैं, उन कंपनियों के स्टॉक्स बढ़ गए हैं। तो सीधी सीधी बात है कि ये तो होगा, क्योंकि डिफेंस स्टॉक में सरकार की खरीदी उनसे बढ़ेगी, क्योंकि रिक्वायरमेंट बढ़ेगा। लेकिन इसके दूसरा पहलू ये है कि इस युद्ध में बहुत सारे ड्रोन्स, बहुत सारी मिसाइल्स, बहुत सारा एयर डिफेंस सिस्टम जो डीआरडीओ या लोकल कंपनियों में डेवलप किया गया है या फिर लोकली निर्मित है, वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो मोदी जी बेसिकली गुजरात से हैं और बनिए हैं, बनिए नहीं है लेकिन बनिया बुद्धि हैं। तो वो एक बिजनेसमैन की तरह काम करते हैं, और वो एक तरह से दुनिया को अपने जो प्रोडक्ट्स हैं, डिफेंस प्रोडक्ट्स हैं, वो उनका डेमोन्स्ट्रेशन करके बता रहे हैं कि देखिए, हम हमारे पास ये चीज अवेलेबल है, और इसका हमने लाइव डेमोन्स्ट्रेशन आपको बता दिया गया है। तो एक तरह से ये उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी है। मोदी जी, अगर मैं इसमें कोई मेरा किसी के प्रति, किसी जाति के प्रति असम्मान या ऐसा कुछ नहीं है, और ना मैं उनकी, मोदी जी की जाति जाति पे कोई क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेसी मोदी जी बेसिकली तेली जाति के, और वो जानते हैं कि तिलों में से किस तरह से तेल निकाला जाता है। तो इस युद्ध का एक बाई प्रोडक्ट ये भी होगा कि भारतीय डिफेंस प्रोडक्शन की मार्केटिंग होगी लाइव डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू। और युद्ध के बाद भारत के जो रक्षा साधन है, संसाधन है, उनकी सारी दुनिया में मांग बहुत बढ़ जाएगी। तो देखते हैं, ये मेरा विश्लेषण है, एक थोड़ा लीक से हटके है। और इसका इंडिकेशन आज स्टॉक मार्केट में शेयर जो डिफेंस के बड़े, उससे आ गया है। तो अब इस अंक में इतना ही। आशा है आपको मेरा ये बातचीत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और मुझे आशा है आपने मेरा चैनल तो सब्सक्राइब कर ही दिया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।